गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था हमारी भाषा। तो भाषा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? भाषा के बारे में? भाषा के बारे में हमने पढ़ा था कि मनुष्य के भाव और विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही हम क्या कहते हैं? को ही हम भाषा कहते हैं। मनुष्य के भावों और विचारों, मनुष्य के भावों और विचारों के आदान प्रदान, मनुष्य के भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही हम क्या कहते हैं? को ही हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मनुष्य के भाव और विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही हमें भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। कितने होते हैं? दो रूप। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला कौन सा होता है? मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं, जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं, जब हम अपनी बात कैसे समझाते हैं दूसरों को? बोलकर समझाते हैं, तथा दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तथा दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं, जब हम अपनी बात कैसे समझाते हैं दूसरों को? कैसे समझाते हैं? बोलकर समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? बोलकर समझाते हैं, तथा दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तथा दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। सुनकर समझते तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के द्वारा हमें अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं, तथा दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। किसके द्वारा? मौखिक भाषा के द्वारा। किसके द्वारा? मौखिक भाषा के द्वारा। मौखिक भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं, तथा दूसरों की बात बोलकर समझते हैं। इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में सर्वाधिक होता है। इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जैसे क्रिकेट के खेल के विषय में दो मित्रों के बीच बातचीत हो रही है। जैसे क्रिकेट के खेल में क्या हो रही है? दो मित्रों के बीच बातचीत हो रही है। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों को समझाते हैं, तथा दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं, तो इसे भाषा का क्या कहते हैं? लिखित रूप कहते हैं। लिखित भाषा व्याकरण के नियमों में बंधी होती है। लिखित भाषा क्या होती है? व्याकरण के नियमों में बंदी होती है। जैसे माँ पत्र लिख रही है और बेटा पत्र पढ़कर समझ रहा है। माँ क्या कर रही है? पत्र को लिख रही है और बेटा उसको पढ़कर क्या कर रहा है? समझ रहा है। तो ये क्या थे? भाषा के प्रकार, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम लिखकर समझाते हैं और पढ़कर समझते हैं। अब हम देखते हैं भाषा के विविध रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 3 रूप है: राजभाषा, राष्ट्रभाषा और बोली। अब हम देखते हैं राजभाषा। क्या देखते हैं? राजभाषा। भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को
भाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा घोषित किया गया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की क्या किया? राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? किसके रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन? 14 सितंबर। कौन सा दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर मनाया जाता है। 14 सितंबर मनाया जाता है। 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्या है? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसी देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों वाले लोग रहते हैं। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों वाले लोग रहते हैं, हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे सबसे अधिक लोग बोलते हैं और समझते हैं। इसलिए हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है। अगला क्या है? बोली। भारत के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भारत के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। यहाँ कहाँ बोली जाती है? ये कहाँ बोली जाती है? ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भारत का क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भारत के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अतः इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। इसमें क्या नहीं होती? इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती है। एक भाषा की क्या हो सकती है? अनेक बोलियां हो सकती है। जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, गढ़वाली आदि। बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। बोली विकसित होकर क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। जैसे मैथिली।
जैसे मेथी ली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को हमें बोली कहते हैं। यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, अतः इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती है, जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, गढ़वाली आदि। बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है, जैसे मैथिली। भाषा लिखने की विधि को क्या कहते हैं? भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। भाषा के जो लिखने की विधि होती है, भाषा के जो लिखने की विधि होती है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लिपि कहेंगे। क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। अन्य भारतीय भाषाएं, उनकी लिपियां। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत से लोग रहते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्र में क्या रहते हैं? बहुत से लोग रहते हैं। सबकी अपनी भाषा, अपनी अपनी भाषा है। सबकी अपनी अपनी क्या है? भाषा है। वे हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। वे हिंदी भाषाओं के साथ साथ क्या करते हैं? अपनी राज्य भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। जैसे बंगाल की बंगाली, असम की असमिया, केरल की मलयालम, गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, महाराष्ट्र की मराठी। अब हम देखते हैं लिपियां। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन तथा उर्दू की लिपि फारसी है। क्या है? फारसी है। कुछ प्रमुख भाषाएं, उनकी लिपियां निम्न प्रकार है। संस्कृत की देवनागरी, हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन, मराठी की देवनागरी, बोडो की देवनागरी, नेपाल की देवनागरी, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाली की बांग्ला, तमिल की तमिल, मलयालम की मलयालम। तो ये क्या है? भाषा की क्या है? क्या है? लिपियां। हिंदी भाषा की क्या लिपि, कौन सी लिपि है? देवनागरी। तो ये क्या है? भाषा की लिपि। क्या है? भाषा की लिपि। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्याकरण के बारे में। किसके बारे में? व्याकरण के बारे में। बच्चों, प्रत्येक भाषा के अपने नियम तथा चिन्ह होते हैं। अपनी भाषा के क्या होते हैं? प्रत्येक भाषा के अपने नियम तथा चिन्ह होते हैं। इन नियमों या चिन्हों को व्यवस्थित ढंग से सीखने और समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होता है अति क्या है? अति आवश्यक है। इन नियमों एवं चिन्हों को व्यवस्थित ढंग से सीखने और समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना क्या होता है? अति आवश्यक होता है। अति आवश्यक होता है। व्याकरण के द्वारा ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। किसके द्वारा होता है? व्याकरण के द्वारा। अब हम देखते हैं व्याकरण की डेफिनेशन। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसको कहते हैं? ऐसा शास्त्र जिसे हम लिखना सीखते हैं, शुद्ध रूप से लिखना सीखते हैं, शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं, शुद्ध रूप से पढ़ना सीखते हैं। किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण ही ऐसा साधन होता है, ऐसा शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना, बोलना एवं पढ़ना सीखते हैं। क्या करते हैं? लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। आइए कुछ पशु पक्षियों की बोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तोता टेंटे को
गौर्या चहचाना, शेर दहाड़ना, हाथी चिंगाड़ना, घोड़ा हिनहिनाना। तो व्याकरण किसको कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हमें व्याकरण कहते हैं। व्याकरण ऐसा शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम शुद्ध रूप से लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं। ओके, तो आज आपको क्या करना है? आज आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से क्या करना है? समझना है। क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से क्या करना है? समझना है। ओके ओके बच्चों, तो आज आप क्या करोगे? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।